दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण पहुंच चुका है। कोरोना वायरस से इन देशों में 90,000 से ज्यादा लोग पीड़ित हैं, जबकि इसकी वजह से अब तक 3100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 2,943 मौत सिर्फ चीन में हुई हैं। चीन के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा 66 मौत ईरान में हुई हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातोल्ला अली खेमनई ने सेना को स्वास्थ्य मंत्रालय की मदद करने का आदेश दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे की वजह से जापान के टोक्यो में 24 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक गेम्स भी टल सकते हैं। दिल्ली हिंसा के दौरान जाफराबाद में एक पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने और फायरिंग करने वाले शाहरुख को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहरुख को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया। 24 फरवरी को घटना के बाद से शाहरुख फरार था और पुलिस से बचने के लिए यूपी के अलग अलग शहरों में छिपा रहा। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में शाहरुख ने तैश में आकर फायरिंग करने की बात कही है। पुलिस का कहना है कि शाहरुख से अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन के कनेक्शन पर भी पूछताछ की जाएगी। कि हम गहन पूछताछ करेंगे कि क्या किसी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। सडनली तैश में ये बता रहा आने के लिए, क्या कोई ऑर्गेनाइज तो नहीं था, इस पे हम बात करेंगे। ये खुद आया था या किसी के बुलाने पे आया था, किसी के लोगों के टच में भी था, उसमें हम पुलिस के मुताबिक शाहरुख मॉडलिंग करता है और टिकटॉक वीडियो भी बनाता है। पुलिस शाहरुख के पिता और उसके परिवार की तलाश कर रही है। सभी फरार हैं। दिल्ली हिंसा पर तत्काल चर्चा को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने आज भी हंगामा किया। सरकार इस मुद्दे पर होली के बाद चर्चा कराने को तैयार थी, लेकिन कांग्रेस आज ही चर्चा कराने की अपनी मांग पर अड़ी रही। सरकार इस विषय पर चर्चा करने को तैयार है और सरकार ने कहा है होली के बाद, आफ्टर जून के बाद 11 तारीख को इस विषय पर चर्चा होना चाहिए। आपने चर्चा मांगी और सरकार चर्चा को तैयार है, जिसके बाद सदन में काफी हंगामा हुआ। हम लोग आम लोगों की नुमाइंदे बन के यहाँ आते हैं देश की विषय उठाने के लिए। आज दिल्ली में जो हो रहे हैं, मैं विषय की आज भी लाश की कतार बढ़ रहे हैं, मैं तो ये विषय उठाने का हमें अधिकार है। लोकसभा स्पीकर ने सांसदों को चेतावनी भी दी, लेकिन हंगामा न थमने की वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। 12 बजे तक स्थगित की जाती है। हालांकि इससे पहले एक लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी कि दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने जरूरी कदम उठाते हुए सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया है और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। राज्यसभा में भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस, बसपा और भाकपा की तरफ से मंगलवार को राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया गया था। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई। हिंसा प्रभावित नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हालात अब सामान्य हैं। सीबीएसई के मुताबिक आज हुए 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में उपस्थिति 98% से ज्यादा रही। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के स्कूलों में बुधवार और गुरुवार को विशेष पीटीएम बुलाई गई। दिल्ली सरकार के मुताबिक कल शाम तक 25 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ितों को दिया जा चुका है। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हिंसा के दौरान 79 घर और 327 दुकानें पूरी तरह जल गईं। वहीं दिल्ली असेंबली पैनल ने सोशल मीडिया पर हेट मैसेज के खिलाफ शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बिना नाम लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को घेरा। सांसदों से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत माता की जय के नारे का जिक्र करते हुए पूछा कि कांग्रेस को इस नारे में दिक्कत क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कुछ लोगों को भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है। ठीक ऐसा ही वातावरण देश की आजादी के समय था, जब कुछ लोगों को वंदे मातरम बोलने से ऐतराज था। कुछ लोग अपने दल के लिए जी रहे हैं, लेकिन हम देश के लिए जीते हैं। दिल्ली हिंसा की तरफ इशारा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजकल देश में विरोधी तंत्र ज्यादा ताकत के साथ सक्रिय हो गया है। जैसे हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में हुआ था, तब वंदे मातरम को भी इनकार किया गया था। ऐसे आज भी कई दल देश हित और दल हित में दल हित सुप्रीम मान रहे हैं। कांग्रेस ने जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री बेवजह विवाद खड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से हमारी सलाह है कि एक रचनात्मक दृष्टिकोण इस पर अपनाएं, इस विषय को लेकर भी एक नया विवाद ना खड़ा करें। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत माता की जय के नारे का गलत इस्तेमाल हो रहा है।
तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से पहली बार मुलाकात की। केजरीवाल ने कोरोना वायरस समेत दिल्ली से जुड़े मुद्दों के साथ साथ दिल्ली हिंसा को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा की। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से गुजारिश की है कि हिंसा के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जो भी दंगे जिन्होंने कराए उनको सख्त सजा मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने बीते रविवार दिल्ली के कई इलाकों में फैली अफवाह के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई और सूझबूझ की तारीफ भी की। सोशल मीडिया छोड़ने के सस्पेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया है। करीब 16 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा कि इस महिला दिवस पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स उन महिलाओं को समर्पित कर दूंगा जिनकी जिंदगी और जिनका काम हम सभी को प्रेरित करता है। इससे ये महिलाएं लाखों लोगों का हौसला बढ़ाने में मदद कर सकेंगी। अगर आप भी ऐसी महिला हैं या दूसरों के लिए प्रेरणा बनने वाली महिलाओं के बारे में जानती हैं, तो उनकी कहानी #SheInspires पर साझा करें। सोमवार की रात करीब 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि वो इस रविवार तक सोशल मीडिया छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत इस साल दिसंबर से पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी को रोकना शुरू करेगा। सूत्रों का कहना है कि रावी नदी की सहायक नदियों का पानी रोकने की तकनीकी रिपोर्ट तैयार हो गई है और अब सिर्फ मंजूरी का इंतजार है। भारत रावी नदी की सहायक नदी उज्ज का 2 टीएमसी पानी रोकेगा। इसके अलावा रावी की 5 सहायक नदियों का पानी भी रोका जाएगा। पुलवामा आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान पर दबाव बनाने की लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसमें भारत से पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी रोकने पर भी विचार किया जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है, जिस पर भारत सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया है। UNHRC ने जिनीवा में भारतीय मिशन को ये याचिका दाखिल करने पर जानकारी दी। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, CAA भारत का अंदरूनी मामला है और ये संसद के कानून बनाने के संप्रभुता के अधिकार से संबंधित है। हमें पूरा भरोसा है कि भारत की संप्रभुता से जुड़े किसी भी मसले पर किसी विदेशी पक्ष को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का पूरा सम्मान है। हमें पूरा भरोसा है कि उच्चतम न्यायालय में CAA में सरकार के पक्ष को ही जीत मिलेगी। पुलवामा हमले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। NIA ने पुलवामा हमले के फिदायीन आदिल डार की मदद के आरोप में पुलवामा से पिता और बेटी को गिरफ्तार किया है। तारिक अहमद शाह और इंशा जान पर पुलवामा हमले के आतंकियों को अपने घर में शरण देने का आरोप है। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि हमले से पहले आतंकियों ने इन्हीं के घर से वीडियो रिकॉर्डिंग की थी और CRPF काफिले पर हमले की योजना भी बनाई थी। ये भी खुलासा हुआ है कि इंशा जान पाकिस्तानी आतंकियों के लगातार संपर्क में थी। नागरिकता कानून पर हो रहे विरोध के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में रहने वाले हर बांग्लादेशी को भारतीय नागरिक बताया है। उत्तरी दिनाजपुर के कालियागंज में ममता बनर्जी ने कहा कि देश में वोट देने वाले सभी लोग भारत के नागरिक हैं। उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश से आए हैं वो भारत का नागरिक है। आपके पास नागरिकता है, आपको नागरिकता के लिए फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। आप चुनाव में मतदान करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप नागरिक नहीं हैं, आप देश के प्रामाणिक नागरिक हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि किसी भी शरणार्थी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। उन्होंने दिल्ली हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वो बंगाल को दिल्ली नहीं बनने देंगी। लखनऊ में नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ वसूली का नोटिस जारी किया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से 16 दंगाइयों को ये नोटिस जारी किया गया है। लखनऊ के ADM नगर पश्चिम की तरफ से ठाकुरगंज में 10 और केसर बाग इलाके के 6 आरोपियों को ये नोटिस भेजा गया है। लखनऊ पश्चिमी क्षेत्र में सरकारी संपत्ति को 47,10,900 रुपए के नुकसान और 22,38,000 रुपए की निजी संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। वसूली की आखिरी तारीख 8 अप्रैल तय की गई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के दिल्ली वाले घर पर हमला हुआ है।
शाम 5:45 बजे 3 बदमाश अधीर रंजन के हुमायूं रोड वाले सरकारी निवास पर घुसे और उनके स्टाफ के साथ मारपीट की। अधीर रंजन उस वक्त संसद में थे। अधीर रंजन के स्टाफ का आरोप है कि हमलावरों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और कई फाइलें लूट ले गए। वारदात के वक्त अधीर रंजन की बेटी भी घर में मौजूद थी। पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि हमलावर अधीर रंजन से मुलाकात करने के बहाने उनके घर पहुंचे थे। मैं तो था नहीं, मैं बाहर गए थे, सदन छुट्टी होने के बाद मैं घर पे आके फिर बाहर निकला तो हमें टेलीफोन में ये जानकारी मिला कि कोई ये मेरे जब घर के बाहर जो ऑफिस घर है उसका उस पे आके हमारा जो लड़का लोग रहते हैं उनके ऊपर सारा हमला किया और 2-4 फाइल वगैरह ले गया।